हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल JR द बिगिनिंग। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा इंडियन मानसून। ये वीडियो स्पेशली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। इस वीडियो में जितनी भी थ्योरीज हैं, जॉर्ज फ्लोन की डायनेमिक थ्योरी और हेले की थ्योरी, या फिर पी कोटेश्वरम की जेट स्ट्रीम थ्योरी, मेडिन जूलियन ऑसिलेशन और तिब्बतन स्नो का इम्पैक्ट क्या है मानसून पे, सब एक ही वीडियो में कवर करेंगे, चाहे एक हो या 1.5 घंटा लगे। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि नोटबुक लेके बैठे साथ में, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, वरना एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे। अगर मेरी क्वालिफिकेशंस की बात करूं, आई क्रैक्ड UGC नेट JRF इन फर्स्ट अटैम्प्ट। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। विद इट आई हैव डन IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी से मैंने 6 मंथ का प्रोजेक्ट वर्क किया मानसून डायनेमिक्स पे। अभी मैं फ़िलहाल DU में PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें जो UPSC के मेंस में आए हैं, तो मेनली रिलेटेड है ओरिजिन से, ठीक है, कि मानसून वेरी कैसे करता है, ठीक है, टेम्पोरल वेरिएशन क्या रही है, इम्पोर्टेंट थ्योरीज क्या रही है, वेरिएबिलिटी करेक्ट, और जो मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर है मानसून के वो क्या क्या है। CS जनरल है कि हर बार एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आओगे ना, आपको 10 में से 5-6 नंबर आराम से लिख के आते हुए मिल जाते हैं, 6-7 नंबर मिलेंगे अगर बढ़िया लॉजिक बढ़िया मैप से बना के आओगे ना। क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है कि एक तिब्बतन हाई से मस्करीन हाई तक अर्जुन का तीर चलाते हैं कि वहाँ से जो 60 डिग्री लेटीट्यूड का डिफरेंस है डायरेक्ट चला जाता है, कि वहाँ से हाई प्रेशर बना मस्करीन हाई पे जाके वो एयर सबसाइड कर देगी। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसे नहीं। फर्दर की आगे वीडियो में बताऊंगा कि ओरिजिनल में कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले क्वेश्चन देख लिया हमने। सबसे पहले देखो मानसून है क्या। मानसून नॉर्मल शब्द में सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, इतना याद रख लिया कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, लोकल विंड है, ठीक है। ड्राइवन बाय द शिफ्ट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ का आपने नाम सुना होगा। लो प्रेशर एरिया रहता है, ठीक है, ये काम क्षेत्र है, डोल्ड्रम में भी बोला जाता है। जो एवरेज पोजीशन रहती है ITCZ की वो इक्वेटर पर रहती है, ठीक है। इसमें होता ही क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, जो थर्मल कॉन्सेप्ट रहेगा या फ्लोन का कॉन्सेप्ट रहेगा। उससे पहले ऑनसेट ऑफ मानसून भी देख लो साथ में। इस बार का जो ऑनसेट था मानसून, नॉर्मल टाइम पीरियड रहता है 1 जून का, इंडियन ओशियन जो इंडियन मानसून है उसका ऑनसेट का, पर इस बार ना 29 जून तक पूरे इंडिया को कवर कर गया, वरना इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 जून केरला पे कोस्ट पे रहती है, ठीक है, और लगभग 30 जुलाई तक ये पूरे इंडिया को कवर करता है। पर इस बार क्या है कि मतलब 31 जून तक कवर करता है। सबसे लास्ट में इस बार दिल्ली में पहुंचा। अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून के कई कारण बताए गए हैं कि सबसे पहले तो मेडिन जूलियन ऑसिलेशन का इंडिया पे होना, ठीक है। दूसरा कारण मैं बताऊं कि जो तिब्बतन और यूरेशियन जो स्नो है ना, उसका एवरेज जो 1990 से 2020 तक का एवरेज है ना, उससे इस बार जो स्नो कवर है वो 15% कम है। एक रीज़न ये क्लाइमेट चेंज के कारण ये दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कारण कि एक लो प्रेशर सिस्टम कर्नाटक और गोवा के कोस्ट पे फॉर्म हुआ था, जिसके कारण उसने अट्रैक्ट किया मानसूनल विंड्स को। ये हो गया कि इस बार अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून क्यों था, ठीक है। ये एक आप लाइन लिख सकते हो कि इंडिया में हर साल जो मानसून वेरिएशन के कारण या फिर ड्रोट के कारण या फ्लड के कारण 16,000 फार्मर सुसाइड कमिट करते हैं, ठीक है। ये एक स्टडी है 2016 की। ये मानसून का आप इंट्रो स्टार्ट करो ना, उसके साथ लिख सकते हो कि इसलिए मानसून की स्टडी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मानसून में क्या चीज़ कर सकते हैं कि फोरकास्टिंग में सुधार हो, ताकि किसानों का नुकसान ना हो। अर्ली फ्लड या फिर ड्रोट सिचुएशन से अर्ली फोरकास्टिंग से ये मदद मिल सकती है, ठीक है। रीज़न देखते हैं आगे। मानसून ओरिजिन से रिलेटेड 3 थ्योरीज जर्नली चलती है कि, ठीक है। एक तो एडमंड हेली की थर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हरमन फ्लोन फ्लोन डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो ITCZ से रिलेटेड है। उसके बाद पी कोटेश्वरम जी की जेट स्ट्रीम थ्योरी है 1952 में आई थी।
तीनों थ्योरी है रिसेंट थ्योरी, जेट स्ट्रीम थ्योरी को माना जाता है। ठीक है, इन सब को मिला के मानसून का एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। उससे पहले इनके नाम याद रख लेना कि जनरल क्वेश्चन आए तो एडमंड हेले ने थर्मल कॉन्सेप्ट दिया, फ्लोन ने डायनेमिक कॉन्सेप्ट दिया, जेट स्ट्रीम पी कोटेश्वरम ने। ओके, उससे पहले बेसिक जो विड्रोवल और ऑनसेट है इनको समझ लो। ऑनसेट ऑफ मानसून डिक्लेयर कब किया जाता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंडिया में अगर ओवरऑल बात करें तो अंडमान निकोबार कोस्ट है ना, वहाँ मानसून आता है। अगर मेनलैंड इंडिया पे बात करें तो केरला में आता है। नॉर्मल मैंने तारीख बता दी कि 1 जून रहता है। ठीक है, तो आईएमडी क्या इसको कैसे क्लासीफाई करता है कि ऑनसेट ऑफ मानसून हुआ है? इस बार था 24 मई को। अगर 10 मई के बाद ये 3 सिचुएशंस बनती है तो आईएमडी केरला कोस्ट पे मानसून के ऑनसेट को डिक्लेयर कर देता है। क्या सिचुएशन है कि 10 मई के बाद 60% स्टेशन पे, जो टोटल 14 स्टेशन है उनमें से 60% स्टेशन पे 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर रेनफॉल है 2 दिन तक। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, और जो विंड चल रही है ना 600 एचपीए पे, उसकी अच्छी खासी डेप्थ और विंड की स्पीड होनी चाहिए 15 से 20 नॉट तक। ये दूसरी कंडीशन होगी। ये आप अगर ऑन सेट ऑफ मानसून पे क्वेश्चन आए उस पर लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, जैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है फिर अर्थ भी रिलीज करती है, तो उसको आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, 200 से कम है तो हम ऑन सेट ऑफ मानसून डिक्लेयर कर देंगे। ये 3 सिचुएशन ध्यान रखना। और नॉर्मल जो डेट कंसिडर की जाती है इंडिया के मेनलैंड में 1 जून, और इस बार ऑन सेट कब हुआ था? 24 मई को। ठीक है, ये जनरल फैक्ट। अब आते हैं विड्रोवल कब कंसिडर किया जाता है। एक, जैसे मैंने 10 मई को बताया था ना, उसी तरह 1 सितंबर के बाद ये कुछ सिचुएशन रहती है तो विड्रोवल ऑफ मानसून डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मानसून एक्टिविटी 5 दिनों से नहीं हो रही, पोज है। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक हाई प्रेशर सर्कुलेशन बन जाता है जो नॉर्थ इंडिया है, सबसे पहले वहाँ विड्रोवल होता है। ठीक है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन 2 सिचुएशन बता दी, और एक कंसिडरेबल रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट, ये होगी 3 कंडीशन। जो विड्रोवल ऑफ मानसून होता है ना, उसमें नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है, तो उस टाइम रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है कि जो तमिलनाडु का कोस्ट है ना, यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून में रेनफॉल होती है। ये हो गया एक जनरल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ ऑनसेट जो साउथ वेस्टर्ली मानसून है ना, उसके जो तमिलनाडु कोस्ट है, ये वेस्टर्न घाट्स के कारण यहाँ बारिश नहीं हो पाती। पर जो विड्रोवल ऑफ मानसून रहता है ना सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल होती है। ठीक है, ओवरऑल जो डेट मानी जाती है विड्रोवल ऑफ मानसून की 15 अक्टूबर तक कंप्लीट इंडिया से विड्रोवल कर लेता है। ये देखो, अगर इंडिया के सिचुएशन देखें, अगर यहाँ से 1 सितंबर के बाद जो भी तारीख रहेगी, ये 3 कंडीशन फुलफिल कर देगी, विड्रोवल ऑफ मानसून कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो विड्रोवल के टाइम ये तमिलनाडु कोस्ट है, यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होगी। उसके बाद आते हैं एक्टिव और ब्रेक मानसून। आपने वर्ड सुना होगा कि मानसून के टाइम में आप जस्ट सिंपल वर्ड याद रख लेना कि जब ऑनसेट ऑफ मानसून होता है तो 15-20 दिन बारिश अच्छी होती है। उसके बाद मानसून साइकिल पे एक ब्रेक लगता है, ये हम देखते हैं कि 10-15 दिनों से बारिश नहीं होती और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को क्या है कि जब बारिश हो रही है तब एक्टिव मानसून फेज कहते हैं, और जब बारिश नहीं हो रही 8-10 दिन उसको ब्रेक फेज कहते हैं। ये जनरली 40 दिन और 15 से 20 दिन का रहता है, 48 से 15-20 दिन। ठीक है, कि 48 दिन एक्टिव फेज है तो 15 दिन ब्रेक फेज रहता है। ये कंसिडर कब किया जाता है? अगर मैं एवरेज रेनफॉल की बात करूं, इंडिया में जो मॉनसून एवरेज रेनफॉल है वो 88 सेंटीमीटर है, पर ओवरऑल जो इंडिया की एवरेज रेनफॉल है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्दियों में बारिश होगी, वो 119 सेंटीमीटर है ओवरऑल इंडिया की, और मानसून के टाइम पर सिर्फ 88 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है। ठीक है, अब किसी रीजन में एक्टिव मानसून डिक्लेयर कब करेंगे? उस एरिया में मान लो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, अगर एवरेज उस मतलब एक दिन में उनकी एवरेज रेनफॉल 10 सेंटीमीटर, वैसे ज़्यादा है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं,
ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, 1.5 से 4 गुना नॉर्मल से अगर ज़्यादा बारिश है तो उस टाइम वहाँ पे एक्टिव फेज माना जाएगा। ठीक है, ये जनरल टर्म्स है, आप अगर किसी को स्पेसिफिक देखनी हो तो कर सकता है। ब्रेक फेज क्या है? ब्रेक फेज में क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो लेस देन नॉर्मल से हाफ हो जाती है, कि 10 हो रही है तो 5 से कम रहती है। ठीक है, रेनफॉल, और विंड स्पीड है ना वो 12 नॉट से कम रहती है लगभग ओवरसीव। ये कारण, इनका कारण क्या है? एक तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, एक मानसून ट्रफ का नॉर्थ की तरफ खिसकना और ईस्टर्ली जेट का नॉर्थ की तरफ मूव करना, ये सब ब्रेक के कारण, मानसून ब्रेक के। ठीक है, इनके रीजन मैं आगे बताऊंगा और कहाँ कहाँ कितनी रेनफॉल होती है। जस्ट आप टर्म याद रखना कि एक्टिव मानसून फेज क्या था, ब्रेक मानसून फेज। अगर आप इनको लिखोगे नहीं ना, नोट्स नहीं बनाओगे तो ये आप थोड़ी देर में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अब आते हैं कि थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले का क्या था। एडमंड हेले ने क्या कहा था कि जैसे लैंड और सी ब्रिज चलती है, आपने डिफरेंशियल हीटिंग वर्ड सुना होगा। डिफरेंशियल हीटिंग क्या होता है कि जो एवरेज टाइम है, जैसे अर्थ है ना वो जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है, पर जो ओशियंस है ना वो टाइम लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर मैं टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो ओशियन में कब पहुँचेगा? अगस्त के टाइम में। ठीक है, ओशियन सबसे ज़्यादा ठंडे कब होंगे? फरवरी मंथ में। ठीक है, वहीं अगर मैं लैंड पार्ट की बात करूं तो वो मई जून में सबसे ज़्यादा हॉट रहते हैं। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा ठंडे कब होंगे? दिसंबर और जनवरी में। तो ये है डिफरेंशियल हीटिंग, क्योंकि उस टाइम जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो तो कम रहेगा। ठीक है, वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, पर जो लैंड है वो जून के टाइम गर्म हो जाती है अच्छी खासी। तो इसके कारण क्या है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब सी टू लैंड विंड चलेगी। ये है जनरल कॉन्सेप्ट। इसी को मिला के एडमंड हेले ने कहा कि इसी डिफरेंशियल हीटिंग के कारण कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो विंड स्टार्ट करती है इंडियन ओशियन से लैंड पार्ट की तरफ मूव करना, कि जो पोर्टवार का लो प्रेशर है ना वो इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मानसून का टाइम समझ लो। एक तो सबसे पहले मानसून जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने मानसून के समझे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, मैंने क्या बताया कि विंड चलेगी लैंड टू सी, और जब विड्रोवल होगा तब लैंड टू सी विड्रोवल में चलेगी। ऑन सेट में क्या रहेगा कि सी टू लैंड विंड्स चलेगी जो बारिश करेगी, क्योंकि साथ में मॉइस्चर ले आ रही। ये था थर्मल कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैप बनाना है लैंड और सी का। ठीक है, विड्रोवल के टाइम क्या करना है कि लैंड से सी की तरफ विंड की डायरेक्शन कर देना, और ऑन सेट ऑफ मानसून हो तो सी टू लैंड की तरफ ऐसे विंड की डायरेक्शन बता देना। ये था नॉर्मल कॉन्सेप्ट एडमंड हेले का। पर मेन क्वेश्चन का पार्ट रहता है क्रिटिसिज्म, कि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या था। एक तो मिसमैच इन टाइमिंग, क्योंकि जो मेनली लैंड पार्ट हीट होता है अप्रैल में, पर मानसून ऑन सेट क्या होता है जून में। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म हो गया। क्योंकि रेनफॉल मैकेनिज्म में इन्होंने कहा था कि जो ओरोग्राफिक बैरियर है, हिमालय हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, उनके कारण रेनफॉल होती है, पर उनके साथ कन्वेक्शनल और साइक्लोनिक एक्टिविटी जो लो प्रेशर फॉर्म होते हैं वो भी इसमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म, ठीक है, इन्होंने जो अपर और सरफेस विंड में ठीक है, कि इन्होंने लोअर सरफेस का तो बता दिया कि विंड कि हाइयर जो अपर लेवल जेट चल रही है, अपर एयर सर्कुलेशन, वो भी तो इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आगे बताऊंगा कि कैसे इम्पैक्ट करता है अपर लेयर सर्कुलेशन। याद कर लेना कि इन्होंने अपर लेयर सर्कुलेशन की बात नहीं की थी। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ ओशियन करंट, ओशियन करंट्स का इम्पैक्ट नहीं बताया था। ठीक, कि इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया, इंस हो गया, इनका इम्पैक्ट क्या रहता है। इग्नोर दी जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया एडमंड हेले की थ्योरी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, एक वर्ड याद रखना, एडमंड हेले थर्मल कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंशियल हीटिंग। ठीक है, जैसे लैंड सी ब्रिज दिखाते हो ना, उसी तरह आप मानसून के टाइम और विड्रोवल के टाइम ऐसे विंड की डायरेक्शन दिखा देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका क्रिटिसिज्म। अब आओ नेक्स्ट पे, डायनेमिक थ्योरी फ्लोन ने दी थी। इन्होंने जो थ्योरी रिलेट की थी वो ITCZ से की थी। ITCZ क्या है कि डोल्ड्रम क्षेत्र होता है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में ये इक्वेटर पर पोजीशन रहेगी। ठीक है, जनवरी के टाइम में ये साउथ में शिफ्ट हो जाएगी, और
जून के टाइम में ये नॉर्थ में शिफ्ट होएगी। ठीक है, ये क्या है कि यहाँ पे कन्वर्जेंस जोन फॉर्म होता है कि ट्रेड विंड्स मूव करती है, यहाँ पे कन्वर्ज करती है और अपलिफ्ट करती है। अपलिफ्ट के कारण कंडेंसेशन होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर घटेगा। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का एक फिनोमेना, इसमें आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने इंस्टेबिलिटी पे वीडियो बना रखी है। अब आते हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इन्होंने जस्ट इतना याद रख लेना कि ITC-Z के बारे में बताया था कि ITC-Z है जिसके कारण मानसून ऑनसेट होता है, कि मानसून का कारण मेजर है कि ITC-Z का शिफ्ट होना। ठीक है, इन्होंने कि थर्मल डिफरेंशियल हीटिंग नहीं, ITC-Z मेन फीचर है। हो गया ये, इतनी चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैप बना देना कि अगर जनवरी के टाइम ITC-Z की ये पोजीशन रहती है और जून के टाइम ये रहती है। ठीक है, जून जुलाई के टाइम, तो इसके कारण क्या है कि विंड इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, अपर लेयर कन्वर्जेंस होगा, मतलब विंड अपलिफ्ट करेगी। ठीक है, डोल्ड्रम क्षेत्र क्या है, शांत क्षेत्र है, यहाँ पे ना इसको क्रॉस नहीं कर पाती विंड। ठीक है, अपलिफ्ट करती है, कंडेंस होती है और रेनफॉल करती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। इसमें ओवर कॉम्प्लिकेट करेंगे ना उतना ही कंफ्यूज होंगे। ITC-Z याद रखो बस। इस थ्योरी की फिर क्रिटिसिज्म क्या है कि इन्होंने अपर एयर सर्कुलेशन आना इन्होंने भी नेग्लेक्ट कर दिया था, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ईस्टर्ली जेट का रोल जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओशियनिक सर्कुलेशन का टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, कि कभी मान लो इधर वार्म टेम्परेचर है तो किसी नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर हो गया तो विंड सर्कुलेशन भी चेंज हो गया, तो ओशियनिक सर्कुलेशन को इग्नोर किया। डायनामिक रोल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी इन्होंने। एयर मासेज का, जो एयर मासेज रहती है ट्रॉपिक्स पे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये क्रिटिसिज्म है फ्लोन की थ्योरी का। अब आते हैं जो करंट का कॉन्सेप्ट है। जेट स्ट्रीम थ्योरी P. कोटेश्वरम जी ने दी थी, रिसेंट मानसून डायनेमिक्स थ्योरी है। ये है इम्पोर्टेंट समझने वाली। एक तो ना यहाँ से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये हाई प्रेशर बन गया, ठीक है, अपर लेवल पे, यहाँ से ऐसे तीर चलाएंगे मस्करीन हाई पे, यहाँ जाके 30 डिग्री पे जाके रुकेगा, 25-30 पे जहाँ मस्करीन हाई है, और ये 30 डिग्री पे लगभग 60 डिग्री कवर करवा देते हैं, लगभग आधी धरती। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जनरली भी सोच लो ना, इक्वेटर को क्रॉस करके जा रही है बीच में, विंड सर्कुलेशन ऐसे काम नहीं करती। ठीक है, एक तो ये इस तरह अर्जुन का तीर चलाना बंद करे। दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि याद रख लेना, विंटर सीजन, समर सीजन। ठीक है, सबसे पहले याद रखो कि जो विंटर टाइम में क्या है कि ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, जेट स्ट्रीम हमारे हिमालयाज़ के साउथ में चलती है। ठीक है, तो वो एंटी साइक्लोन सिचुएशन फॉर्म करती है, जिसके कारण हमारे इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, विंड फिर ऐसे चलती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हमारे बारिश होती है, वो कभी दूसरी वीडियो में देखेंगे। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर साइक्लोन है। ठीक है, फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जेट स्ट्रीम सीधी नहीं चलती, वो ऐसे करके ऐसे चल रही होती है, समझ गए। तो ये वाला जो एरिया रहता है ना, यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म होता है, समझ गए। यहाँ पे एंटी साइक्लोन, समझ गए। इतना चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये लो प्रेशर बनेगा, जहाँ तिब्बतन हाई है वहाँ पे मतलब क्रस्ट की फॉर्म हुई है, यहाँ पे ट्रफ है, तो ये वाली इस पोजीशन में क्या है कि यहाँ एंटी साइक्लोन बनना है सिचुएशन। ओके, ठीक है। नॉर्मली कि आप कहोगे कि कन्वेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एंटी साइक्लोन क्यों बन रहा है, इसका कारण जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है। ठीक है, कि यहाँ पे सबसाइडिंग फॉर्म हो रहा है। तो अब देखो कि तिब्बत में क्या है कि तिब्बत की हाइट है 4 से 4.5 किलोमीटर के करीब, तो ये इंसुलेशन इसको ज़्यादा रिसीव होता है समर टाइम में, जल्दी हीटअप होता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, जल्दी हीटअप होगा तो क्या कन्वेक्शन करंट राइज करेंगे ऐसे। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में करेंगे, एंटी साइक्लोन, क्योंकि ये क्रस्ट वाला के नीचे है तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगी। दूसरा कारण याद रख लिया। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर फॉर्म हो रहा है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसी होगी, मतलब क्लॉकवाइज नॉर्दर्न में। ठीक है, ये सर्कुलेशन फॉर्म हुई, ये क्या किसको फॉर्मेशन देगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट को। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 100 से 200 एचपीए की, लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे हाई प्रेशर रहेगा,
पर तिब्बत पे लो प्रेशर रहेगा, मतलब उसके ऊपर एक ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन है। यहाँ तो नीचे तो लो प्रेशर है, ऊपर रहेगा हाई प्रेशर। ये चीज़ ध्यान रख लेना, डिफरेंस कर लिया ना कि फॉर्म क्यों आ रहा है कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सराउंडिंग एयर से, जो तिब्बतन हाई है वहाँ पे, मतलब तिब्बतन प्लेट्यू है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। कन्वेक्शन करंट राइज करते हैं, लेटेंट हीट का काम करती है। ठीक है, कारण क्या है कि ज़्यादा हीटिंग होती है हाई लैंड की, 4 से 4.5 किलोमीटर की हाइट है, तो जल्दी इंसुलेशन रिसीव होती है, क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इंसुलेशन हो। अब आते हैं कि आपको बता दिया कि ईस्टर्ली जेट का फॉर्मेशन होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक तो इसकी जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है कि अगर ये वेस्टवर्ड शिफ्ट होती है तो इंडिया में बारिश कम होगी, पाकिस्तान में ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ये इस साइड शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है, इधर बारिश ज़्यादा होती जाएगी। अगर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में, इंडिया में अच्छी बारिश होगी। दूसरी चीज़ क्या है ध्यान रखनी है कि तिब्बतन स्नो है ना, अगर किसी साल तिब्बतन स्नो ज़्यादा हुई, ठीक है, तो लेट पिघलेगी तो कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, तिब्बतन हाई फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो इंडिया में बारिश कम होगी। तो क्या मैंने बताया कि अगर तिब्बत में स्नो ज़्यादा है तो इंडिया में बारिश कम होगी। ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। अगर मान लो 10 सेंटीमीटर बर्फ़ की परत ज़्यादा है इस बार, ठीक है, अभी तक नहीं पिघली, तो इंडिया में 30% तक देखा गया कि बारिश कम हुई है उस टाइम तक। ये तिब्बतन हाई से रिलेटेड 2 चीज़ें, एक तो ईस्टर्ली जेट, और मैंने कितने की बारिश कम होती है अगर स्नो ज़्यादा है, स्नो कवर ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। ईस्टर्ली जेट फॉर्मेशन किया कैसे किया, और इसका शिफ्ट मैंने क्या कहा कि वेस्टवर्ड जैसे जैसे ये शिफ्ट है, ये साइक्लोन की जो सेंटर है, ठीक है, ये लगभग 90 डिग्री ईस्ट पे है, ये यहाँ पे, ठीक है, 90 ईस्ट रीज पे। अगर इसका सेंटर थोड़ा सा और वेस्टवर्ड शिफ्ट है तो ये पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश करेगा और इंडिया में बारिश कम करेगा, ठीक है, वेस्टर्न जो कोस्ट है। ये 2 पॉइंट ध्यान रख लेना। अब आओ ईस्टर्ली जेट पे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये देखो। एंटी साइक्लोन मैंने बताया ऐसे बना, ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी में टाइफून बन रहा है, इन दोनों से मिलके इंडोनेशिया का जो ईस्ट कोस्ट है ना, यहाँ से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का ओरिजिन होता है, ठीक है। ध्यान रखना इससे रिलेटेड कि तो ये इम्पैक्ट कैसे करती है, मेन बात ये है, ठीक है। 2 ही चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है। इसका सेंटर लगभग चेन्नई के करीब है, 13 डिग्री नॉर्थ के करीब, ये नॉर्मल सिचुएशन। और ये कहाँ तक जाती है, ये अफ्रीका के जो मानसून रेनफॉल है उसको भी इम्पैक्ट करती है, वेस्ट कोस्ट तक ट्रेवल करती है, इंडोनेशिया के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक। ये 2 चीज़ें ध्यान रख ली। अभी इम्पैक्ट कैसे करती है, अगर ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चल रही है तो जो इसके जो नॉर्थ में साइड रहेगी ना, 13 डिग्रीज का सेंटर है, तो इसके जो नॉर्थ में सिचुएशन है ना, उसमें क्या रहेगा, वहाँ पे असेंडिंग एयर होगी, मतलब एयर अपलिफ्ट करेगी, अपर लेवल डाइवर्जेंस होगा। कन्वेक्शन के लिए अपर लेवल डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट होता है। पर जो साउथ में क्या है, 13 डिग्री है, इसके जो साउथ में है ना, एयर डिसेंड करेगी ईस्टर्ली जेट के। तो इस चीज़ में ध्यान रखना कि इसलिए ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट की सिचुएशन इंपॉर्टेंट करती है कि इसकी पोजीशन है ना, अगर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई तो मानसून ब्रेक होगा, कि अगर ये 20 डिग्री तक आ गई, ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, यहाँ पे जो शिवालिक हिल्स है यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, पर इसके साउथ में ना बारिश नहीं होगी, क्योंकि साउथ में सब्सिडेंस हो रहा है जो ईस्टर्ली जेट है। क्या बताया मैंने कि ये जेट स्ट्रीम चल रही है ईस्टर्ली, इसके नॉर्थ में क्या होगा, डाइवर्जेंस, मतलब कि कन्वेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए विंड्स का आउटवर्ड जाना भी ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। पर यहाँ पे क्या है कि उसके साउथ में, ईस्टर्ली जेट के साउथ में क्या है कि विंड डिसेंड करेगी, तो वो कन्वर्जेंस नहीं होने देती, तो इसलिए यहाँ पे बारिश कम होगी। और ये डाइवर्जेंस यहाँ होगा तो ये हाई प्रेशर फॉर्म करेगा जो इसको बूस्ट करेगा। ये काम रहता है मानसून को बूस्ट करने का कि ईस्टर्ली जेट का योगदान क्या है। अगर ये 20 डिग्री तक नॉर्थ तक शिफ्ट कर जाती है तो इसके कारण क्या होता है, ये कारण मैंने बता दिया कि 20 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट हुई तो मानसून ब्रेक रहेगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। शिवालिक जो एरिया होगा ना, वहाँ पे अच्छी बारिश होगी। 2 चीज़ें समझ ली, ये रोल रहता है ईस्टर्ली जेट का, ठीक है।
ध्यान रखना, आगे भी बताऊंगा इसको। अब ना ईस्टर्ली जेट का इन्फ्लुएंस मैंने बताया कि वियतनाम कोस्ट से अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट तक चलती है। एवरेज पोजीशन 13 डिग्री नॉर्थ, चेन्नई इसका सेंटर रहेगा। अफ्रीका में लगभग 10 डिग्री का राउंड लाई करती है, ठीक है। एक और जुलाई से अगस्त में ना ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहती है। और फॉर्मेशन कैसा है, तिब्बतन एंटी साइक्लोन, इधर से साउथ चाइना जो टाइफून बनता है, ओके, ये मिलके इंडोनेशिया के ईस्ट कोस्ट से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनती है। हाइट होती है 9 से लगभग 12 किलोमीटर तक, ठीक है। सितंबर में वीक होना स्टार्ट कर देती है। और मेन चीज़ बताई थी, अगर नॉर्थवर्ड शिफ्ट है तो मानसून ब्रेक फेज रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ नोट कर लेना कि समर मानसून रेनफॉल पे इन्फ्लुएंस क्या है। राइजिंग एयर अकर्स नॉर्थ ऑफ जेट एक्सिस, नॉर्थ में राइजिंग एयर मतलब डाइवर्जेंस को में हेल्प करेगी, पर जो इसके साउथ में है वहाँ सब्सिडेंस होगा जेट के। ये रहा मेन कारण कि जेट का, ये कोई नहीं बताएगा ना, आज तक किसी ने बताया कि ईस्टर्ली जेट का ये योगदान रहता है मानसून में। क्योंकि दो चीज़ें देखो, अपर लेवल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे से एयर कन्वर्ज करती है, उसको जगह चाहिए बाहर जाने के लिए, मतलब, ठीक है। और दूसरी हवा आएगी तो बाहर ऊपर वाली हवा को डाइवर्ज होना पड़ेगा, तो यहाँ पे होती है डाइवर्जेंस, ठीक है। अपर लेवल डाइवर्जेंस नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में क्या कि एयर डिसेंड कर रही होगी ऐसे, ठीक है, तो हाई प्रेशर बनाएगी इधर, तो वो मानसून को और बूस्ट करेगी। अगर ये इधर शिफ्ट हो जाता तो यहाँ डिसेंडिंग होगा, तो यहाँ पे मानसून ब्रेक फेज रहेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो ऐसे मैप बना के समझा के आना, ओके। अब आते हैं कि तिब्बतन हाई का रोल क्या है। मैंने जैसे बताया था कि फॉर्मेशन इसकी 30 डिग्री नॉर्थ के लगभग और 90 डिग्री ऐसे आप एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना देना, ठीक है। और अगर आप बना रहे हो ना तो इसका नॉर्थ के, ये क्या करता है कि जो जेट स्ट्रीम है, जब तक जेट स्ट्रीम इंडिया की पैरेलल चल रही है जो हिमालयाज की, तो इंडिया में ऑन सेट ऑफ मानसून नहीं हो पाता। ये तिब्बतन हाई क्या करता है, यहाँ पे थर्मल हीटिंग होती है, तो ये जेट स्ट्रीम को अट्रैक्ट करता है, तो जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये कारण समझ गए कि हीटिंग का एक काम और क्या हो गया कि जेट स्ट्रीम को नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर दिया। इससे क्या है कि क्योंकि जेट स्ट्रीम ना यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म कर रहा था, जब तक यहाँ लो प्रेशर नहीं होगा तो विंड कैसे अट्रैक्ट होगी, ठीक है। धीरे धीरे ये पूरी तरह नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो इंडिया में ऑन सेट ऑफ मानसून रहता है, ठीक है। अगर ये टाइम से नहीं होता तो इंडिया में मानसून ऑन सेट थोड़ा लेट भी हो जाता है और बारिश को भी अफेक्ट करता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हालांकि जून में भी देखे गए हैं, तो उनका रीज़न अलग है। पहले आप इतना सोचो कि जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गई, ओके। ये मैप के द्वारा समझाना है कि समर टाइम में क्या हुआ कि पहले 2 ब्रांचेस थी, थर्मल हीटिंग के कारण इसने नॉर्थवर्ड शिफ्ट ले लिया, ओके। तिब्बतन हाई के, हाई मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्म होता है कि नीचे तो लो प्रेशर रहेगा 4.5 किलोमीटर की हाइट जहाँ पे है, तो कन्वेक्शन होगा, साइक्लोनिक फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे अपर ट्रोपोस्फेयर पे 10 किलोमीटर पे लगभग 10-11 किलोमीटर पे हाई प्रेशर रहेगा। ये विंड डाइवर्ज करके ऐसे डायरेक्शन लेगी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फॉर्म करेगी, ठीक है। 2 चीज़ें बताई थी कि वेस्टवर्ड शिफ्ट है ना, मानसून के एक्सटेंशन को पाकिस्तान और नॉर्थ ईरान तक कर देता है। ये चीज़ें मैंने बता दी थी, ये IMD कहता है, ठीक है, सोर्स है इसका। अब आता है मस्करीन हाई, तो आप नाम सुने होंगे, ये एक आइलैंड है, ठीक है। मेडागास्कर है, मॉरिशस के पास के नॉर्थ में एक आइलैंड है 25-30 डिग्री लेटीट्यूड पे। तो मस्करीन हाई क्या है कि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर एरिया का काम करता है। वहाँ से विंड इक्वेटर है, ये मस्करीन हाई हो गया, यहाँ से विंड चलेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में। फिर ये इस साइड मूवमेंट करेगी क्योंकि राइट में कोरियोलिस फोर्स लगेगा, इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है। क्यों? क्योंकि ITCZ यहाँ पे है, समझ गए। मस्करीन हाई का काम, अगर यहाँ पे जितना हाई प्रेशर रहेगा उतना इंडिया में मानसून अच्छा होगा वेस्ट कोस्ट पे, ध्यान रख लेना मस्करीन हाई का। आप ऐसे मैप बना के आ सकते हो कि ये मेडागास्कर के ऊपर इसकी लोकेशन है, और साथ में ऐसे लिख देना कि यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा तो इंडिया में बारिश अच्छी होती है, ओके। अब आती है कि रोल ऑफ सोमालियन जेट, आपने नाम सुना होगा, कंफ्यूज मत होना। नॉर्मली जो जेट चलती है वो 8 से 10 किलोमीटर की हाइट पे चलती है, पर ये जेट 1 से 1.5 किलोमीटर की हाइट पे चलती है, वो मेन सी लेवल, ठीक है। कारण क्या है कि इसको जेट बोला जाता है
ये अपनी जेट की स्पीड अटेन कर लेती है जब अफ्रीका कोस्ट पे पहुंचती है। ठीक है, क्या होता है कि इसकी स्पीड लगभग 50 से 60 नॉट तक, 20-25 नॉट तक एवरेज रहती है। तो क्या होता है, जैसे ये इक्वेटर क्रॉस करता है ना, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, मॉरिशस के नियर ओरिजिनेट होती है मेडागास्कर के पास से। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर मस्करीन आई के पास ये ना केनिया कोस्ट पे पहुंचती है। ठीक है, इथोपिया, सोमाली जेट, सोमालिया के गाने इसको सोमाली जेट भी बोलते हैं। मई में क्या होता है कि ये ईस्टर्न अफ्रीका में पहुंच जाती है। ठीक है, और जो जून के टाइम में है ना, ये अरेबियन सी में भी पहुंच जाएगी। जो इंडिया में जितनी भी मानसून की मॉइस्चर आती है वो सोमालियन जेट लाती है। ये हाइट कितने पे चलती है, 850 HP पे, 850 HP जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट का नाम याद रख लेना, 850 HP लिख देना। ओरिजिनेट कहाँ होती है, यहाँ पे। ठीक है, जेट स्ट्रीम मतलब फुल स्पीड अटेन कहाँ करती है, अफ्रीका के पास जाके, सोमाली के कहानी से। ये नहीं है कि यहाँ ओरिजिन इसका मेन सोमाली है, पर वहाँ पे इतनी स्पेसिफिक स्पीड नहीं रहती कि हम इसको जेट स्ट्रीम बोलें। ठीक है, मेन जो जेट का फॉर्मेशन वो सोमाली है। ठीक है, क्योंकि उसकी यहाँ आके ये इतनी स्पीड अटेन कर पाती है। इसको लो लेवल जेट भी बोलते हैं। ये ध्यान रख लेना, इंडिया में जितनी भी मॉइस्चर आती है इसका काम क्या रहता है। जैसे इंडिया में अगर मानसून एक्टिव है तो ये इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अगर ब्रेक फेज है तो ये इंडिया के साउथ से ऐसे गुजरेगी। ठीक है, ये इसकी पोजीशन रहेगी। एक्टिव और ब्रेक फेज, एक्टिव और ब्रेक फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब है ना, चलो इंडिया में बारिश हो रही है 80 सेंटीमीटर, पर इंडिया में कहाँ कितनी बारिश होगी ये एयर सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान रख लेना। जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट स्ट्रीम के बारे में हाइट कितनी होती है, 1 से 1.5 किलोमीटर की हाइट होगी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, मानसून ट्रफ। जो जितना भी मानसून है ना वो वेरी करता है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वो मानसून ट्रफ पे डिपेंड करता है। चलो मानसून इंडिया में अच्छा है, 100 सेंटीमीटर भी बारिश होगी, पर नॉर्थ इंडिया में बारिश कम हुई, हिमालय शिवालिक एरिया में बारिश ज़्यादा हुई, साउथ इंडिया में, ये मानसून ट्रफ इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसकी पोजीशन, हीट, ये नॉर्मल लो प्रेशर एरिया रहता है कि एक बेल्ट है इंडिया पे ऐसे लो प्रेशर की। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसका जो ओरिएंटेशन रहता है ना, पाकिस्तान से लेके बे ऑफ बंगाल तक रहता है ऐसे। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन रहती है बे ऑफ बंगाल पे। क्या होता है कि ये इसकी पोजीशन फिक्स रहती है वेस्ट वाली, जो ईस्ट वाली पोजीशन है ना ये नॉर्थ और साउथ में शिफ्ट होती रहती है। इसके कारण क्या है कि अगर ये पोजीशन नॉर्थ में जाती है तो मैंने क्या कहा कि शिवालिक वाले एरिया में बारिश ज़्यादा होगी, और जो नॉर्थ इंडिया रहे, बाकी का इंडिया रह गया ना, वहाँ पे मानसून ब्रेक आ जाएगा। और अगर ये अपनी मेन पोजीशन पे आ जाती है तो इंडिया में एक्टिव मानसून, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनती है बे ऑफ बंगाल में। अगर ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, लो प्रेशर सिस्टम नहीं बन पाता। इसका कारण ये है, ठीक है, कि मानसून ट्रफ कैसे इम्पैक्ट करता है। मानसून ट्रफ के अलोंग ही अपनी विंड्स चलती है। एक और बताऊं कि जो आप एक बार क्वेश्चन आया था कि ईस्टर्ली जेट शायद नहीं, ईस्टर्ली विंड्स है ना, वो बारिश कैसे करती है यूपी में, या फिर वहाँ कोई स्पेसिफिक रीजन नाम था। इसका कारण देखो, ये जेट स्ट्रीम हो गई, ओके, ये जेट है, जेट स्ट्रीम नहीं सॉरी, मानसून ट्रफ है। मानसून ट्रफ के जो साउथ में विंड चलेगी ना, उनकी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्टर्ली, साउथ वेस्ट मानसून सुन रखा है। पर जो नॉर्थ में रहेगी ना विंड की डायरेक्शन, वो साउथ ईस्टर्ली रहेगी। ये देखो इधर से ईस्ट से आ रही है, साउथ ईस्टर्ली। आपने कभी पूर्वाई हवा सुना होगा कि पूर्वा हवा चल रही है तो बारिश होगी, तो वो ये पूर्वा हवा है। ठीक है, जो नॉर्थ बेल्ट हो गया, यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, यहाँ पे हरियाणा पंजाब वाला रीजन, दिल्ली वाला, यहाँ पे ईस्टर्ली से बारिश होती है। ठीक है, ये बेल्ट हो गई। जो इसके ट्रफ है ना, इसके नॉर्थ में विंड्स की पोजीशन क्या रहेगी, साउथ ईस्टर्ली, समझ गए ना। और इधर क्या रहेगी, साउथ वेस्टर्ली। ये पॉइंट लिख के आओगे ना, कौन नंबर नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ। ये ना तो कोई ऐसे कोई लिख के आएगा और पोजीशन ऐसे शिफ्ट कर रही है, मतलब आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा रहे हो आराम से। ठीक है, और जो इसकी ओरिएंटेशन है ना, नॉर्थ साउथ, ये हिमालय की ओरिएंटेशन और खासी जयंतिया हिल की ओरिएंटेशन, उनके कारण इन्फ्लुएंस है कि ऐसे करके इसकी पोजीशन ऐसे है। ओके,
ये चीज़ें मैंने बता दी कि मानसून ब्रेक किस टाइम होता है कि नॉर्थ वेस्ट शिफ्ट हो गई, हिमालयन फुट हिल्स में बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है साउथ ईस्टर्ली की, ये मैंने बता दी। इन सब को आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहना, वरना एक बार आप खुद रिवाइज करोगे ना अपने नोट्स से, आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितने ईजी हैं। ठीक है, और इनको कंफ्यूज मत करना, ये हो जाए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे और शेयर ज़रूर करना। अब आते हैं मेड इन जूलियन ऑसिलेशन पे। ठीक है, आपने मेड इन जूलियन ऑसिलेशन देखा होगा, ये रही इंडिया की पोजीशन। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि ये एक ईस्टर्ली मूवमेंट है सर्कुलेशन की, जो इक्वेटर पे मूव करता रहता है। इसमें दो ब्रांचेज है, देखो एक साइड तो कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, और डाइवर्ज होके कहीं सब साइड करेगी, और फिर ये मूवमेंट रहेगा। जहाँ भी ये कन्वर्जेंस हो रहा है ना, एक्टिव फेज मान रहेगा, यहाँ पे बारिश अच्छी होगी। समझ गए? इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये इंडिया पे रहता है ना, तो इंडिया में बारिश अच्छी रहती है। ये फिनोमिना है इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का। ठीक है, इसकी साइकिल रहती है 30 से 60 दिन के लगभग। अब बताता हूँ, अगर ये इंडिया पे 40 दिन तक रहता है, मतलब ज़्यादा दिनों तक रहता है 30 से, तो क्या रहता है कि इंडिया में बारिश कम रहती है। क्यों? क्योंकि ये फिर से वापस घूम के आएगा ना, तो टाइम लेगा, तब तक 4 महीने लग जाते हैं, तो तब तक मानसून भी चला जाता है। अगर ये 30 दिन रहेगा तो 2-3 बार एवरेज इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार आएगा तो मतलब उतनी ज़्यादा बारिश। अगर इसकी साइकिल रही 40-50 दिनों की, तो सिर्फ 2 बार आ पाएगा, तो इसके कारण इंडिया में बारिश कम रहेगी। और अगर ये पैसिफिक पे 40 दिनों तक रहता है, तो इंडिया में बारिश कम रहेगी। ये चीज़ें ध्यान रख लेना कि ये जितना ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा ना, तो इंडिया में बारिश कम रहेगी। अगर इसकी साइकिल छोटी रहती है 30 दिनों की, तो इंडिया में बारिश अच्छी होगी। अदर फिनोमिना भी इन्फ्लुएंस करते हैं, पर आपको ये लिख के आना है कि ऐसे इन्फ्लुएंस करता है मेड इन जूलियन ऑसिलेशन। ऐसे तो कोई भी बता दे कि कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, इसकी लाइफ टाइम है ना, वो इम्पैक्ट कर रही है अपने आप को। ठीक है, मानसून को ये ऐसे इसकी मूवमेंट रहती है। देखो इंडिया पे जब रहा, तो ये वाले पोर्शन में बारिश कम रही, ये इस हरे वाले पोर्शन में बारिश ज़्यादा रहेगी। ऐसे ये मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, मेड इन जूलियन ऑसिलेशन क्या एटमॉस्फेरिक ओशियन कपल्ड फिनोमिना है, जो इंडियन समर मानसून को इन्फ्लुएंस करता है। डिस्कवरी किसने की थी? मेडिन और जूलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1971 में की थी। है क्या? ईस्टवर्ड मूविंग पैटर्न किसका? डीप कन्वेक्शन एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, डीप कन्वेक्शन, समझ आ गया? ये लाइन आपको लिखनी है, मैं बना दो चाहे लिख दो, बात बराबर है। ट्रेवल अक्रॉस इंडियन पैसिफिक, इतने में तो लिख ही सकते हो। एवरेज साइकिल 30 से 60 दिन। ठीक है, अफेक्ट करती है विंड असिस्टिक क्लाउडीनेस, ये ध्यान रख लेना। और मैंने क्या चीज़ बताई कि पैसिफिक पे अगर ज़्यादा दिन तक स्टे करता है, तो इंडिया में बारिश, अगर ये 30 दिनों में बार बार आएगा, क्योंकि अगर 30 दिन रहेगा तो 3-4 बार इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, मानसून सीजन में। पर अगर इसकी साइकिल रही 40 दिनों की, तो ये सिर्फ 2 बार आ पाएगा, तो इंडिया में मानसून कम रहेगी। समझ गए? ये था जनरल कॉन्सेप्ट मेड इन जूलियन ऑसिलेशन का इम्पैक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं कि कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा दूसरी साइड, तो भाई इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है इसकी साइकिल का। ये चीज़ ध्यान रख लेना और स्पेसिफिकली लिख के आना। ठीक है, ये आपके आंसर को अलग बनाएगा। अब आते हैं कि मानसून को इफेक्ट करने वाले कई चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले रोल आता है इंसो का। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग है, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन पूरा नाम है। ठीक है, अलग अलग करके बताऊँ। अल नीनो क्या है? अल नीनो है कोल्ड और वार्म वाटर। ठीक है, कि अगर वार्म वाटर इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो पेरू के कोस्ट पे अगर वार्म वाटर है नॉर्मल एवरेज से, तो वो अल नीनो है। ठीक है, साउदर्न ऑसिलेशन क्या है कि लो प्रेशर पैटर्न है। कहाँ? ईस्टर्न पैसिफिक पे। हाई प्रेशर वेस्टर्न पैसिफिक पे। समझ गए? वेस्टर्न पैसिफिक कहाँ पे है? ये रहा। कि इंसो के साथ जनरली क्या होता है कि अगर कोल्ड वाटर, देखो कोल्ड वाटर है यहाँ पे, पर अगर यहाँ पे वार्म वाटर चला गया, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा। ठीक है, विंड अपलिफ्ट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि कोल्ड वाटर आ गया। समझ गए?
ये हो गई इंसो के टाइम। इन दोनों को अल नीनो और साउदर्न ओसिलेशन को डोलन होता है यार, मतलब ये है कि एक बॉल होती है, ये टाइम टू टाइम ऐसे मूव करती रहती है, इसको ओसिलेशन बोलते हैं, समझ गए। इन दोनों को मिला के इंसो बोल दिया। एक होती है न्यूट्रल फेज, एक होगी ला नीना फेज। ला नीना में क्या कि स्ट्रेट विंड स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ पे 0.5 मीटर तक पानी इकट्ठा सी लेवल राइज हो जाता है, ठीक है। दो कारण है, एक तो थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन में वाटर लेवल राइज करता है, ये एक सी लेवल राइज का भी कारण है। इसमें क्या होगा कि वारम वाटर रहेगा तो कन्वेक्शन होगा, यहाँ पे बारिश अच्छी होगी, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, इंडिया में भी, इंडोनेशिया में भी। ये होगी ला नीना की सिचुएशन। ला मतलब बारिश, ला, ठीक है। अल नीनो में समझ लो बारिश कम, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, होता है क्या अलग अलग है। अगर कोई अल नीनो पूछे तो सिर्फ वारम वाटर से रिलेटेड बताना, ठीक है। और ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है। साउदर्न ऑसिलेशन के साथ पूछे तो आप प्रेशर सिस्टम को भी समझाओ उसमें साथ में, ठीक है। डिफरेंट अलग अलग करके बताओगे ना, ये आपकी क्वेश्चन को अलग बनाएगा। और इस सर्कुलेशन की खोज की थी जॉन वाकर ने, उनके नाम पे सर्कुलेशन को बोल देते हैं वाकर सर्कुलेशन। वाकर सर्कुलेशन क्या है कि नॉर्मल सर्कुलेशन, हेडली सेल, फेरल सेल सुना होगा, वो होती है लैटिट्यूड लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड वाइज ऐसे, ठीक है। इसको वाकर सर्कुलेशन बोलते हैं। अब होता है कि अल नीना और ला नीना मोडो की क्या है, इसमें क्या है कि अल नीनो में क्या, जो ताहिती आइलैंड है ना, इनमें प्रेशर डिफरेंस पा जाता है, जो डार्विन और ताहिती आइलैंड का, ये वर्ड ध्यान रखना। तो इसमें मोडोको में क्या है कि बीच की सिचुएशन होगी, तो इधर भी कोल्ड वाटर, इधर भी, ठीक है। वार्म वाटर बीच में ट्रैप हो गया, यहाँ पे कन्वेक्शन होगा, ना तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होगी, ना पेरू कोस्ट पे बारिश होगी। अल नीनो में क्या रहता है कि जो पेरू तट है ना, यहाँ पे अच्छी बारिश होगी, जो एशियन कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, यहाँ पे बारिश कम होती है। मोडोकी में बीच की सिचुएशन, ताहिती आइलैंड पे कन्वेक्शन होगा, दोनों तरफ डिसेंड करेगी, इसको ब्रेकिंग ऑफ वाकर सर्कुलेशन भी बोलता है। लानिनो में ऐसे ही क्या होगा कि लानिनो में इधर वारम वाटर रहेगा, इधर पेरू कोस्ट पे कोल्ड वाटर रहेगा, ठीक है, जो फिश प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहता है। पर यहाँ पे ड्रोट सिचुएशन रहेगी पेरू में। तो लानिना मोडोकी क्या है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर बीच में इकट्ठा रहेगा, कि दोनों साइड अच्छी बारिश हो रही है, और जो एयर का सब्सिडेंस हो रहा है वो ताहिती आइलैंड पे हो रहा है। ये समझ आ गया इंसो और लानिना का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें आप कंफ्यूज रहोगे तो ऐसे ही होते रहोगे, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाओ, मैप बनाओ। अल नीनो को मैंने बता दिया क्या रहेगा। अल नीनो के टाइम वारम वाटर रहेगा इन पेरू के कोस्ट की तरफ। लानिना के टाइम क्या रहेगा, वारम वाटर रहेगा इंडोनेशिया कोस्ट पर। अपोजिट सिचुएशन है, इसमें देख लो, ये है अल नीनो की सिचुएशन कि वारम वाटर है ना, ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वाटर को होल्ड नहीं कर पाई, वाटर काउंटर इक्वेटोरियल करंट स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे वारम वाटर इकट्ठा हो जाता है, कन्वेक्शन होगा, अच्छी बारिश होगी। पर यहाँ पे वारम वाटर नहीं है तो कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म होगा, तो इंडिया में बारिश कम होगी। ये कॉन्सेप्ट बता के आना है और मैप ऐसे ही बनाना कि वारम वाटर ऐसे मूव कर रहा था। ओके, यहाँ पे आप स्केच से बना सकते हो कि ये है वारम वाटर और नॉर्मल ऐसे कोल्ड वाटर, और यहाँ पे अपवेलिंग ऑफ करंट भी होता है, ये ओशियन करंट में आप समझ चुके होंगे। अब आता है कि इंडियन ओशियन डाइपोल, इसी तरह जैसे इनसे होता है उसी तरह ये है कि वारम वाटर है, जो सोमालियन कोस्ट है ना, यहाँ पे वारम वाटर रहेगा और इस तरफ कोल्ड वाटर, तो सर्कुलेशन कैसे रहेगी ऐसे, ठीक है। और ये हो गया पॉजिटिव आईओडी। नेगेटिव आईओडी में क्या कि वारम वाटर इधर जावा कोस्ट पे रहेगा और सोमालिया कोस्ट पे कोल्ड वाटर रहेगा, तो सर्कुलेशन कुछ ऐसी रहेगी। तो इंडिया में ड्रॉट सिचुएशन रहेगी इस एरिया में। देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, ये बना दिया, डेफिनेशन दे दोगे कि इंडियन ओशियन डाइपोल डिफाइंड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज। डाइपोल क्यों बोलते हैं, दो पोल है, वन पोल अरेबियन सी में, ठीक है, सोमालिया के पास, सेकेंड पोल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ये वाला नॉर्मल सिचुएशन है। 1999 में इसका मतलब खोज की गई थी, उसके बाद से इसका इफेक्ट। इंडियन ओशियन डाइपोल का इम्पैक्ट क्या रहता है, अगर इंडिया में पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, ये अल नीनो के इफेक्ट को कम कर देता है, समझ गए। अगर अल नीनो ईयर भी रहा है ना, जैसे 1997, ठीक है, तो ये इफेक्ट कम कर देता है। अगर
पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है, तो इंडिया अच्छा बारिश देखेगा। और एक मैंने बताया था लानिना, ट्रिपल डिप लानिना अभी गया है, तो 3 साल गए थे ना ट्रिपल डिप लानिना के थे, ये आप मेंशन करके आना, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड, कि लगातार 3 साल लानिना ईयर रहे थे। और इस बार का फेज न्यूट्रल है, एल नीनो का बोल रहे थे पर इस बार न्यूट्रल फेज है। अब आते हैं कि साइक्लोन्स है ना वो क्यों फॉर्म नहीं होते जुलाई और अगस्त में। तो सबसे पहले बताओ ना, साइक्लोन को क्लासीफाई किया आईएमडी ने 3 भागों में। साइक्लोन सबसे पहले होते हैं मानसून लोज, फिर होते हैं मानसून डिप्रेशन, फिर होते हैं साइक्लोन। देखो अगर स्पीड 31 किलोमीटर से कम है तो मानसून लोज बोल दो उसको, ठीक है। मानसून डिप्रेशन वो डिप्रेशन नहीं, उसी तरह का ही है, मतलब लो प्रेशर है, स्पीड है 31 से 61 किलोमीटर। ये आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन बन सकता है, वो भी बताऊंगा क्यों। साइक्लोन की स्पीड रहती है 61 किलोमीटर, ये जुलाई अगस्त में फॉर्म नहीं होते, ये कारण बताऊंगा, पहले इसका काम समझो। मानसून डिप्रेशन लो प्रेशर फॉर्म हुए, ठीक है, ये अपने साथ कैरी करते हैं मॉइस्चर। इंडिया में जो 55% तक रेनफॉल होती है ना, मानसून रेनफॉल, वो मानसून डिप्रेशन के साथ कैरी होती है, और ये एवरेज 4 से 5 हर साल फॉर्म होते हैं। इनकी देखो इनका फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि मानसून में चलो 70% या 80% इंडिया की बारिश हो रही है, उसमें भी 40 to 50% बारिश मानसून डिप्रेशन से इफेक्ट हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना हुआ या नहीं हुआ। तो अब आते हैं साइक्लोन क्यों नहीं फॉर्म होते, डिप्रेशन फॉर्म हो जा रहे, कि हाई वर्टिकल विंड शीयर रहता है इनमें। अगर थोड़ा सा वर्टिकल विंड शीयर हाई भी है ना तो भी फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। पर साइक्लोन क्या है कि ब्रेक हो जाता है, टिल्टेड होता है। अगर जैसे 8 वर्टिकल विंड शीयर, इसका रीजन मैं बताता हूँ, 850 पे विंड चल रही है और 200 पे ईस्टर्ली वेट जेट स्ट्रीम चल रही है, और यहाँ पे सोमालियन जेट चल रही है। इनके बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है ना वही है वर्टिकल विंड शीयर, ये ज़्यादा है तो इसके कारण साइक्लोन नहीं बन पा रहे। नॉर्मल सी बात है, इसकी स्पीड है 20 नॉट, इसकी 60 है, वर्टिकल विंड शीयर हाई है, इसके कारण साइक्लोन नहीं बन पाते, नॉर्मल सा रीज़न है। हालांकि सी सरफेस टेम्परेचर अच्छा है, ओके। ये रहा वर्टिकल विंड शीयर, ये मेंशन करके आना, ओके। और एक चीज़ और बता दूं कि हाँ, ये चलो पहले ये बताता हूँ, लॉन्च ऑफ भारत सिस्टम फोरकास्ट सिस्टम, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और ये इसकी मेजर कैरेक्टर ये है फोरकास्टिंग सिस्टम है। इसमें क्या है कि कोई भी अपने जैसे प्रिडिक्ट करता है कि आईएमडी डेली प्रिडिक्शन देता है कि 1 हफ्ते के बाद यहाँ इतनी बारिश होगी, ठीक है। ये वही काम करता है, फोरकास्ट सिस्टम है। तो ये पुराने वाले से कैसे डिफरेंस है, ऐसे आ सकता है। और कब से टेस्ट हो रहा है, 2002 से टेस्ट हो रहा है, अभी इसको अडोप्ट किया गया है, ओके, आईएमडी के द्वारा। और डेवलप किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे ने, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च का काम करता है। ग्रिड साइज इसमें मतलब पिक्सल साइज क्या रहता था, 12 किलोमीटर ऐसे, 12 किलोमीटर ऐसे। इसमें इम्प्रूव हुआ है रिजोल्यूशन, 6 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर ये ट्रेंगुलर क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल ग्रिड शेप में रहता है, ठीक है। ये स्क्वायर ऐसी, ठीक है, ये ट्रेंगुलर क्यूबिक शेप में। ये ब्लॉक लेवल तक की फोरकास्ट करता था, ये पंचायत लेवल तक की करेगा। ये हो गया डिफरेंस। ये 5 दिन फोरकास्ट करता था, 5 दिन आगे की, ये 3 से 7 दिन। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म का, ठीक है। इसके बारे में पढ़ के जा सकते हो, मैं भी क्वेश्चन आ जाए, भारत फोरकास्ट सिस्टम याद रख लेना, ठीक है। इसके बारे में यही था बताने वाला, पंचायत लेवल याद रख लेना। एक चीज़ और है कि इंडिया में जो बारिश होती है, लाइटनिंग आप देखोगे कि किस टाइप के क्लाउड फॉर्म होते हैं, लाइटनिंग कब होती है, क्या चीज़ है, एक्टिव ब्रेक फेज आपने सबको रिवाइज करना है। तो एक चीज़ बताऊँ कि इंडिया में जब लाइटनिंग हो रही है ना, वो मेनली थंडरस्टॉर्म के साथ होती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मानसून के टाइम लाइटनिंग होती तो है, वो कारण बताता हूँ। जब मानसून होता है ना उस टाइम स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड होते हैं। स्ट्रेटिफॉर्म सीरो स्टेटस भी हो सकते हैं, मेनली निम्बो स्टेटस होते हैं, क्योंकि बारिश होती है निम्बो स्टेटस से। क्लाउड के टाइप आप क्लाउड वाली वीडियो में देख लेना, इसमें बता रहा हूँ कि मानसून में निम्बो स्टेटस या स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। पर लाइटनिंग होती है वो होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में। इसका रीज़न मैंने बताया था कैसे होती है, वो उसमें देख लेना। देखो लाइटनिंग होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन सकते हैं ब्रेक फेज में।
तो अगर मानसून के टाइम लाइटनिंग हो रही है तो वो मे बी ब्रेक फेज का कारण है कि ब्रेक फेज में क्यों कन्वेक्शन हुआ, थंडरस्टॉर्म, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म में और लाइटनिंग हो गई। पर एक्टिव फेज में स्ट्रेटिव फॉर्म या निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स रहेंगे तो लाइटनिंग नहीं होती। ये चीज़ मैंने बता दी। अब एक्टिव ब्रेक फेज की मैंने कई सिचुएशन बताई। ट्रफ, ठीक है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया। ईस्टर्ली जेट का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया, ठीक है। तिब्बतन हाई का ये तीर, अर्जुन का तीर तो बिल्कुल मत चलाना मस्करीन हाई पे। ये प्रेशर सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ईस्टर्ली जेट कैसे ये साउथ में डिसेंड मतलब हाई प्रेशर क्रिएट करती है और इधर लो प्रेशर मतलब अपर लेवल डाइवर्जेंस। आप बना सकते हो कि ये ईस्टर्ली जेट है यार नॉर्मली, ठीक है। और एंटी साइक्लोन कैसे बनता है, ये देखो डिसेंडिंग ब्रांच फॉर्म होती है, यहाँ पे हाई प्रेशर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मतलब क्लॉकवाइज रहेगी। ये ऐसे ईस्टर्ली जेट फॉर्म होती है। जस्ट नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अगर आपने इनके नोट्स बनाए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पॉज करके बना लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ नया सीखने को मिला या नहीं, ठीक है। 2 घंटे बिल्कुल आपके वेस्ट नहीं किए, 1 घंटे में सारा मानसून समझ आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड PDF अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए, वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, मैं कहूँगा कि इससे अच्छा EPG पाठशाला से डाउनलोड कर लेना मानसून की PDF, वो पढ़ लेना। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बता देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।